Yesterday we have started with chapter gravitation. अभी अपन हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हेडिंग जाएगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the, लिखना स्टेटमेंट, साइन नहीं बनाना, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. Board back. Let us have two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर का डिस्टेंस हम लोगों ने लिया डी लेना है, डी ले लो, आर लेना है, आर ले. ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डी या आर से हम डिसएंगल करते हैं. डायग्राम बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इन दो के बीच का डिस्टेंस हमने डी लिया है. इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम या m1 और m2, वो आपकी इच्छा है. और इच्छा है इसीलिए हमें डेजिग्नेट करना पड़ता है कि हमने किस चीज को क्या लिया. वरना आप बोल दो कि हमने तो मास को ओ लिखा था, तो टीचर को क्या मालूम कि आपने ओ लिखा. तो मास है m1 m2 ले रहे हो, कैपिटल M स्मॉल m ले रहे हो, ये बताना पड़ेगा. अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. It is directly proportional to the product of the masses. जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. Force is directly proportional to the product of the masses and it is inversely proportional to the square of the distance between them. Force जो है वो inversely है. Inversely मतलब ये है ऊपर है और d का स्क्वायर नीचे है. ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, है ना. ये बढ़ेगा तो ये कम होगा. इनवर्स. इन दोनों चीजों को एक साथ लिखेंगे. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब ये डायरेक्टली नहीं, अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया mm और अपॉन में हमारे पास आ गया t स्क्वायर. अपने आप ये वाला डायरेक्ट हो गया, ये वाला इनवर्स हो गया. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने लिखा इक्वल टू. जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. जैसे हम बोल रहे हैं कि ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा. तो कितना बड़ा, किस रेशियो में बड़ा, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी जब हटता है तो इक्वल टू आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है. उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे डिनोट किया है बाय कैपिटल G. फिक्स है, इट इज कैपिटल G, है ना. स्टाइल मारने को ये वाला G नहीं लिख देना, ऐसा मुझे भी लिखना आता है ना. किसी की इच्छा हो जाए हमने ऐसा G लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग. नॉर्मल जो हमारा कैपिटल लेटर वाला G होता है वही लिखना. इट इज G
mm upon d square, where g is called as, शॉर्टकट समझ में आ जाएगा, लिख लेना पूरा, where g is called as gravitational constant. कौन सा कांस्टेंट? क्या लिखा है अपन लोगों ने अभी तक? हाँ, एक मिनट, इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 रेज टू -11। एक मिनट रुको, बता रहा हूँ सब कुछ शांति से, मुझे भी मालूम है आपके लिए नया है कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट की वैल्यूज और ऐसा सब लर्न करना अभी नया नया है, कोई बात नहीं, शांति से। दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, एक एम एक स्मॉल एम, हो सकता है ये अर्थ हो और ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया d। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, f कौन है? every object in the universe attracts every other object with a force. One object attracts other object in the universe with a force. That force is directly proportional to the product of the masses and it is inversely proportional to the square of the distance between them. वो डिस्टेंस x ले लो, r ले लो, d ले लो, आपकी मर्जी है। मास m1 m2 ले लो, mm ले लो, वो आपकी मर्जी है, खाली डेजिग्नेट जरूर करना, ठीक। इन दोनों चीजों को हमने कंबाइन करके लिखा mm अपॉन d स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी बिकम्स इक्वल टू, और फिर कांस्टेंट आ गया कैपिटल G। ये जो कैपिटल G है इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इट्स वैल्यू इज फिक्स। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14, कांस्टेंट है ना, इट्स वैल्यू इज फिक्स। तो ऐसे ही कैपिटल G की वैल्यू भी क्या हो गई? फिक्स वैल्यू हो गई। इट इज 6.67 into 10 raised to -11। अब G की यूनिट क्या लिखूं, कैसे लिखूं यूनिट? तो आप एक ऑप्शन तो है लर्न कर लो, और दूसरा ऑप्शन है सीख लो कि यूनिट कैसे बनाते हैं, सिखा दूं, है ना। कैसे बनाएंगे यूनिट? हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G mm अपॉन R, मुझे R स्क्वायर बोलने की आदत है, D स्क्वायर। G यहीं पर रखा, इसको यहाँ पहुंचा दो, एफ डी स्क्वायर mm को नीचे ले लो, इज इक्वल टू G। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। T मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ? 1 मीटर, 2 मीटर, यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, और नीचे मास और मास, मास की यूनिट होती है केजी, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको लर्न करना है, लर्न करिए, और आपको समझना है कि ये कैसे यूनिट आई, तो आप समझने के बाद में लिखिए F की जगह न्यूटन, B स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, ये mm कट मत कर देना क्योंकि ये दोनों मास हैं, इट इज केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब लिखिए हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। कौन सा लॉ? जो अभी पढ़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। Importance of law. First point, it explains several phenomena
लाइक फर्स्ट पॉइंट लाइक करके डैश कर दो। फर्स्ट पॉइंट लिखो अब नीचे लाइन में, द फोर्स that bind us to the earth, the force that bind us to the earth. Second, the motion of the moon around the earth. Motion of the moon around the earth. Third, motion of planets around the sun. और fourth, the tides caused due to moon. Caused due to moon. क्या बोलते हैं अपन कि आपने एक लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू जी L1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे को वही आदत है, मैं वही बोलूंगी। mm अपॉन d स्क्वायर भी राइट है, जी L1 M2 अपॉन R स्क्वायर वो भी राइट है, कोई इशू नहीं है। इम्पोर्टेंस कि ये जो लॉ हमने पढ़ा, इस लॉ का क्या काम है, क्यों हम ये लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चला कि ये लॉ जो है ये बहुत सारी चीजों को सक्सेसफुली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे। कौन सी चीजें? तो पहला पॉइंट हमने बोला कि इट एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? द फोर्स व्हिच बाइंड्स अस विद द अर्थ। हम जमीन से, अर्थ से किस फोर्स से बंधे हुए हैं, ये हमें इसी लॉ ने बताया। सेकेंड, कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के आसपास क्यों रिवॉल्व करता है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या अकेला सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर हाँ, तो फिर तो सेंट्रीफ्यूगल भी होगा। बोले वाह, अर्थ के आसपास सन घूम रहा है, सॉरी सन के आसपास अर्थ घूम रहा है, सॉरी सन के आसपास अर्थ घूम रहा है, और घूमते 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 बोले छोड़ दो, इट मूव टेंजेंशियली आउटवर्ड। अरे बाप रे, बोले अर्थ कहाँ गया, बोले इट मूव टेंजेंशियली आउटवर्ड, नहीं ना। तो इसका मतलब उसके पास कोई और बाइंडिंग फोर्स है। तो जो रोटेशन है of planets around the sun, that is also explained by this law. फिर मून अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो वो भी क्यों लगा पा रहा है फिक्स ऑर्बिट में, वो क्यों घूम रहा है, तो उसका भी सही एक्सप्लेनेशन हमें दिया ग्रेविटेशनल फोर्स में या ये वाले लॉ में। और लास्टली कि टाइड्स क्यों कॉज होती है, तो मून जो होता है वो क्या करता है, वाटर को एक अपनी तरफ एक एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल कॉज करता है। वो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पानी को ऊपर की तरफ ले जाता है, विच कॉजेस टाइड्स। नॉर्मली अपन ने पढ़ा है फुल मून वगैरह पे, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन ऐसे पढ़ते हैं अपन, न्यू मून डे, फुल मून डे, टाइड्स जो होती है वो बहुत हाई होती है, तो दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। बाकी रोज भी होती है, ऐसा नहीं खाली उसी दिन होती है, ठीक। बाकी कल पढ़ेंगे।